बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस पे बात करेंगे कि आया कि किस दौर में कौन सी डेफिनेशन बताई गई और उसका मफहूम क्या है। तो वीवर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ अदवार जब आए और उसमें फिर मौजूद नामवर मैथमेटिशियंस ने जो प्रोबेबिलिटी में काम करते रहे, उन्होंने अपने अपने मुताबिक जो डेफिनेशन बताई उसको फिर राइज कर दिया गया। हमारे पास सबसे पहला दौर आता है जिसमें डेफिनेशन जो बनाई गई उसको क्लासिकल डेफिनेशन या फिर हम प्रायोरी डेफिनेशन का नाम देते हैं। इसी तरह फिर कुछ अरसा गुजरा और एक नया दौर आया और उसमें मौजूद जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कुछ एरर्स की बेस पे जो फर्स्ट डेफिनेशन बताई गई फर्स्ट ईरा में, उसमें कुछ गलतियों की बेस पे, कमियों की बेस पे उन्होंने एक अपनी डेफिनेशन बताई जिसको फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच का नाम दिया जाता है या फिर उसको पोस्टीरियरी डेफिनेशन भी कहते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशंस को आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हैं क्या। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या है या प्रायोरी डेफिनेशन जिसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लें, जो कि क्या है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स आउट ऑफ विच एम आर फेवरेबल ऑफ एन इवेंट ए, देन पी ऑफ ए इक्वल टू एम ओवर एन। यानी हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई एक सिंगल एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल जो मौजूद आउटकम्स की तादाद है उसको अगर हम n से जाहिर कर दें और वो आपस में लाजमी बात है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों, इक्वली लाइकली भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों, और उनमें से स्मॉल m से हमने जाहिर कर दिया इवेंट से रिलेटेड केसेस को कि इवेंट से रिलेटेड अगर आउटकम्स की तादाद m है तो फिर पी ऑफ ए बराबर होगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन m ओवर n के। यानी इवेंट से रिलेटेड जो तादाद है आउटकम्स की उसको डिवाइड कर देंगे टोटल तादाद पे यानी n पे। लेकिन हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी उस सूरत में ठीक होगी कि जब हमारे पास मौजूद आउटकम्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव भी हों, ये कंडीशंस हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन के तमाम आउटकम्स जो हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, यानी एट अ टाइम अकर ना हो सकती हों। इक्वली लाइकली यानी सबके चांसेस भी बराबर हों, और उसके बाद एग्जॉस्टिव यानी उन सबको इकट्ठा करें तो हमारे पास उनकी यूनियन लेने से, इकट्ठा करने से सैंपल स्पेस भी हासिल हो जाए। तो उस सूरत में फिर ये प्रोबेबिलिटी जो आएगी m ओवर n, ये बिल्कुल ठीक होगी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन फिर हमने बात कर ली कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की बात है इसमें, जो अहम बात है याद रखने वाली और दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने वाली, कि हमारे पास फर्स्ट ईरा में इस डेफिनेशन के मुताबिक एक सिंगल एक्सपेरिमेंट का जिक्र हुआ और उसमें मौजूद टोटल आउटकम्स को n से और इवेंट से रिलेटेड आउटकम्स को स्मॉल m से जाहिर किया गया और प्रोबेबिलिटी के बारे में बता दिया कि m ओवर n है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन को समझने के लिए कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट है एक सिंगल डाई को रोल करने का और उसमें आउटकम्स होंगी 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमारा एक इवेंट ए है जो जस्ट 6 डॉट्स के आने को जाहिर कर रहा है। तो हमारे इवेंट के अंदर तो जस्ट हम इवेंट के फेवरेबल तो एक आउटकम है, जस्ट 6 वाला एक ही फेस होगा जिसपे 6 डॉट्स हैं, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं यानी स्मॉल एन 6 को जाहिर कर रहा है। तो हमारे पास फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी m ओवर n यानी 1/6। इसी तरह इवन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो इवन से रिलेटेड हमारी सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स हैं इवेंट के फेवरेबल वो क्या है 2 4 एंड 6, और टोटल आउटकम हमारे पास 6 हैं, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 का। फिर एक और दौर आया और जिसमें फिर बताई गई डेफिनेशन को हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच का नाम दिया या पोस्टीरियरी डेफिनेशन का। और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच, जिस तरह के हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसीलिए हम इसको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच का नाम देते हैं। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बात की थी कि किसी भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं कि हर फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है 2 और टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास 20 है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आएगी 2/20। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्लास की फ्रिक्वेंसी है 7 और टोटल 20 है, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 7/20। नेक्स्ट क्लास के हमारे पास 3 है तो इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी 3/20। यानी किसी भी फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर दें तो उस क्लास की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हासिल हो जाती है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट वीवर्स यहाँ पे भी है कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि असल डिफरेंस क्या है क्लासिकल में और इसमें। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच वालों ने असल जो मिस्टेक बताई क्लासिकल वालों की वो यही थी कि उन्होंने एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की बेस पे प्रोबेबिलिटी का बता दी। तो इन्होंने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहिए, और अगर हम स्मॉल n से जाहिर कर दें टोटल रेपिटेशन को तो हम कह सकते हैं कि इफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स से n अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस
एंड एन इवेंट ए अक्कर m टाइम्स को, और हमारा जो इवेंट ए है ये m टाइम अक्कर हो, तो हमारे पास फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्मॉल m ओवर n, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साथ में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी पी ऑफ ए बराबर है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी m ओवर n के। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो स्मॉल n है जो कि टोटल रेपिटेशन को जाहिर कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जितने ज़्यादा दफ़ा रिपीट करेंगे उतनी ही ज़्यादा बेहतर फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच से हमें प्रोबेबिलिटी हासिल होगी। और यहाँ पे जो अहम बात याद रखने वाली है वो ये है कि अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस रेपिटेशन होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट की, यानी अगर आप 50,000 टाइम्स कॉइन को टास्क कर रहे हैं तो अंदाज सेम रहे, सरफेस ख़राब ना हो, कॉइन की कंडीशन में किसी भी तरह की चेंजिंग यानी उसमें कोई ख़राबी पैदा ना हो। तो लिहाजा हमारे पास जिस भी कंडीशन के अंदर जितनी भी वो कंडीशंस हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा है वो सारी की सारी कंडीशंस सेम रहें, तो फिर लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करने से उसमें से फिर हम देखेंगे कि हमारा इवेंट कितनी दफ़ा अक्कर हुआ, और इवेंट की तादाद को, इवेंट की जो अपीयर होने की तादाद है, अक्कर होने की तादाद है, उसको टोटल एक्सपेरिमेंट की रेपिटेशन की तादाद पर डिवाइड कर देंगे m ओवर n, तो हमारे पास ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच की मदद से प्रोबेबिलिटी हासिल हो जाएगी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच की अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल को समझने की, तो हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक 10,000 दफ़ा कॉइन को टास्क किया और उसमें से 4,000 दफ़ा हमारा हेड अपीयर हुआ, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच, 4,000 ओवर 10,000, यानी जो हमारा इवेंट है उसकी रेपिटेशन को टोटल रेपिटेशन पे डिवाइड कर देते हैं, जिसमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की हमने बात की कि जिसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए उसकी फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि इवेंट की तादाद को टोटल तादाद पे हमने डिवाइड की, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच की मदद से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हासिल हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास जो मेजर दोनों डेफिनेशंस में डिफरेंस है वो क्या है कि प्रियोरी डेफिनेशन वालों ने क्या कहा कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट है, टोटल तादाद उसमें मौजूद आउटकम्स की n है और इवेंट से रिलेटेड m, तो प्रोबेबिलिटी m ओवर n होगी। जबकि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो n और m है ये टोटल रेपिटेशंस को जाहिर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की टोटल जो रेपिटेशन है बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसको स्मॉल n से, और हमारा इवेंट कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए उसको हमने स्मॉल m से जाहिर किया, और प्रोबेबिलिटी m ओवर n होगी। और ये प्रैक्टिकली फिर रिसर्चर्स ने लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, 80,000 टाइम, और उससे भी ज़्यादा रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते गए और फिर प्रैक्टिकली उन्होंने देखा कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो यही असल डिफरेंस था कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की बेस पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी चाहिए, और जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। और ये हम खुद से परफॉर्म करके भी देख सकते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को जो आप ज़्यादा परफॉर्म करते जाएंगे प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बेहतर मिलती जाएंगी। एक कॉइन को जो है अगर आप 500 टाइम टास्क करें तो हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी हमें हासिल ना हो, लेकिन अगर मज़ीद थाउजेंड्स में अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो किसी भी हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 के करीब होती जाएगी। और हम जानते हैं इस चीज़ को कि हेड और टेल के जो आने के चांसेस हैं ये 50-50% ही होते हैं, तो लिहाजा जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको आंसर मिलेगा। तो व्यूअर्स ये हमारे पास दो मुख्तलिफ इराज में बताई गई दो मुख्तलिफ डेफिनेशंस थी जिनको हमने समझने की कोशिश की। ये डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे थर्ड डेफिनेशन की, जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन जिसको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच भी कहते हैं। अब वो क्यों बनाई गई? थर्ड इरा के अंदर जो मैथमेटिशियंस थे या स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी में काम किया, आया कि उन्होंने क्या गलती बताई रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच वालों की कि जिसकी बेस पे फिर उन्होंने बताया कि अब नई डेफिनेशन करनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।